बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में जो है क्या सॉलिड स्टेट। ठीक है। सबसे पहले एक चीज देखते हैं, एक सेकेंड। सबसे पहले एक चीज देखते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये जो आपके फॉर्म है किसी सब्सटेंस के, वो किस कारण से एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो होता क्या है। किसी भी स्टेट में जो एटम मौजूद हैं किसी भी सब्सटेंस के अंदर, उसके अंदर दो टाइप के फोर्सेस लगते हैं। एक है एक साथ इन सबको घसीट कर रखने वाला इंट्रामोलिकुलर फोर्स, जिसको हम बोलते हैं क्या, कोहेसिव फोर्स। ठीक है, जो फोर्स क्या चाहता है कि इनको हम सबको एक साथ कलेक्ट करके रखें, एक ही जगह रखें अपने सारी चीजों को। एक दूसरा है जिसको हम कहते हैं थर्मल एनर्जी या वाइब्रेशन, से आप इसको रिलेट कर सकते हो। ये फोर्स क्या करता है, ये इनको दूर ले जाना चाहता है। ठीक, तो सारी कहानी जो है ना किसी भी सब्सटेंस की, कि वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, वो कहानी इन दोनों फोर्स के रोल के ऊपर डिपेंड करती है। अगर ये डोमिनेट कर गया जबरदस्त, तो आपका कंपाउंड कौन सी स्टेट में रहेगा, सॉलिड। इन दोनों के बीच में अगर ऐसा रहा कि दोनों में तकरीबन में चीजें बैलेंस ही हैं, तो फिर कौन सी स्टेट में रहेगा, लिक्विड। और कहीं ये वाला जीत गया तो आपकी स्टेट कौन सी हो जाएगी, गैसियस। अगर ये जीत गया, ये वाला फोर्स जीत गया, डोमिनेट कर गया, तो आपका कौन सी स्टेट रहेगी, सॉलिड। ये जीत गया, गैस। और कुछ बैलेंस टाइप की सिचुएशन रही तो आपका कौन सी स्टेट रहेगी, लिक्विड। ठीक है, पहले एक छोटी सी चीज इतनी समझ लो। अब हमें सारी कहानी जो पढ़नी है वो पढ़नी है सॉलिड के बारे में। ठीक, तो पहले मैं आपको टाइप ऑफ सॉलिड बताऊं। सॉलिड आपके दो टाइप के होते हैं। पहला कहलाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा है एमॉर्फस। ठीक, क्रिस्टलाइन बना हुआ है क्रिस्टल शब्द से। ठीक है, जो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है आइस, यानी ऐसे सॉलिड जिनका अपीयरेंस आइस की तरह का हो। यह वर्ड शुरुआत में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन फिर बाद में इसमें यह कहा गया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड वो हैं जिनके अंदर एक वेल डिफाइंड अरेंजमेंट होता है। वेल डिफाइंड अरेंजमेंट का मतलब क्या है, जैसे कुछ एटम या मॉलिक्यूल किसी सॉलिड में यहां पर मौजूद है, या ग्रुप मौजूद है एटम्स का, कुछ दूरी पर और एटम का ग्रुप मौजूद है। तो ये जो पैटर्न है ना, ये पूरे सॉलिड में यदि ऐसा ही चलता रहे, पूरे सॉलिड में ये पैटर्न ऐसा ही चलता रहे, तो हम उस टाइप के सॉलिड को कहेंगे कैसा सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। मतलब एक वेल डिफाइंड अरेंजमेंट है। या इसको आप ऐसे सोच सकते हो कि अगर आप एक सिंपल सा शेप सेलेक्ट कर लें यहां पर, तो ये शेप आपको हर जगह पर इसी टाइप का दिखेगा, और ये ऑर्डर पूरे सॉलिड में हर जगह पर आपको ऐसा ही दिखाई देगा। तब आप इस सॉलिड को कौन से सॉलिड कहोगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहोगे। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, इसीलिए इसका एक नाम और होता है, इनको बोलते हैं हम लॉन्ग ऑर्डर रेंज सॉलिड। ठीक है ना, एक फिक्स पैटर्न आपका पूरे सॉलिड में नजर आएगा, उसको आप क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। एमॉर्फस क्या है, एमॉर्फस में ऐसा नहीं होगा। आपको ये फिक्स पैटर्न जो है ना, वो कुछ जगहों पर तो हो सकता है दिखाई दे जाए, कुछ यहां पर मौजूद है, कुछ यहां पर मौजूद है, कुछ इधर मौजूद है, कुछ इधर मौजूद है। एक इरेगुलर अरेंजमेंट होगा इसमें। ठीक है, और वैसे भी ये जो शब्द है, जो मॉर्फस, मॉर्फस का इंग्लिश मतलब होता है वेल डिफाइंड, और ए लगा दिया गया मतलब जिसका कोई वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर ना हो। यहां पर यदि आप इस तरह से कोशिश करोगे कि लाओ हम इन अरेंजमेंट को ट्राई करें, तो इसमें अरेंजमेंट इस टाइप के बन पाना
कुछ जगहों पर तो हो सकता है संभव हो, लेकिन हर जगह पे इस टाइप का फिक्स पैटर्न आपको दिखाई नहीं देगा। इसीलिए इनको बोलते हैं हम क्या, शॉर्ट ऑर्डर रेंज सॉलिड। इनका नाम होता है क्या, शॉर्ट ऑर्डर रेंज सॉलिड। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात यह है कि इनको कहा जाता है, ये हैं आपके ट्रू सॉलिड। क्यों ट्रू सॉलिड कह रहे हैं इनको, अभी बताता हूं। और इसको कहा जाता है स्यूडो सॉलिड। ठीक। इनको ट्रू सॉलिड क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे एक कारण है। देखो, सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड वो होते हैं जिनका एक वेल डिफाइंड मेल्टिंग पॉइंट है। अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को टेस्ट ट्यूब में लो और इसको आप गर्म करना चालू करो, यहां पर हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड ले लिया और इसको हमने गर्म करना चालू किया। ठीक है। गर्म करते 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 क्या होगा, जब आप हीट कर रहे हो तो इन सारी जो बॉन्ड्स हैं या जो फोर्स हैं, इनको एनर्जी मिलेगी, इनकी थर्मल एनर्जी बढ़ती जाएगी। और ये एनर्जी पूरे लैटिस में, पूरे सॉलिड में, लैटिस नहीं बोलना है मुझे, इस पूरे सॉलिड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा आएगा जब इन सब की थर्मल एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो इनवर्ड फोर्स को डोमिनेट कर जाएंगे, और तब उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये सारे का सारा सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट आएगा किसी टेम्परेचर T1 पर। और ये है कहानी किस चीज की, ट्रू सॉलिड की। मतलब इनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट आते हैं, एक फिक्स वैल्यू आएगी इसकी। जबकि इनमें एमॉर्फस में ऐसा नहीं होगा। टेम्परेचर बढ़ाते 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 एक ऐसा जोन आएगा जब ये क्रिस्टलाइन एमॉर्फस वाले क्या होंगे, थोड़ा सा हो सकता है किसी एक पार्ट से वो मेल्ट हो गए। अभी आपको सॉलिड दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा लिक्विड भी होगा। आपका टेम्परेचर जो है T1 पर ऐसा हुआ होगा, आप टेम्परेचर T1 से T2 तक करते चले गए, बढ़ाते चले गए, और फिर T2 पर जाकर सब का सब किस में कन्वर्ट हुआ है, लिक्विड में। मतलब यहां एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T पर आने के बाद सारे का सारा सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। यानी ये मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट आ गया। यहां मेल्टिंग पॉइंट की शार्प वैल्यू नहीं आएगी, बल्कि एक रेंज आएगी, क्योंकि इसके अंदर कुछ बॉन्ड जो बड़े हैं, जहां पर फोर्सेस जो लग रहे हैं, कम लग रहे हैं, वो पहले मेल्ट कर जाएगा, पहले ब्रेक कर जाएगा। जहां फोर्सेस बहुत ज्यादा लग रहे हैं, उसमें ब्रेकिंग काफी देर में होगी। तो इनमें क्या होगा, एक रेंज आएगी T1 से T2। ठीक। आप इसमें इतनी टेंशन मत लो, क्योंकि अपने सिलेबस में, जेई के सिलेबस में एमॉर्फस सॉलिड नहीं है, इसलिए इसके बारे में आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है। एक पॉइंट और मैं बताऊं यहां पर आपको, जो हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। चौथा पॉइंट, ये है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ये होते हैं एनआइसोट्रोपिक। क्या मतलब है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। और जो एमॉर्फस हैं, ये होते हैं आपका आइसोट्रोपिक। ठीक है। ट्रोपिक मींस क्या है, रीजन, और आइसो मतलब सेम। ठीक। इसके बारे में अपन आगे चल के बात करेंगे। अब मैं कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं और बात करता हूं स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल के बारे में। ठीक है। अब देखो, मान लो आप किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड की स्टडी कर रहे हो। ठीक है। तो आपको यदि किसी को इसकी इंफॉर्मेशन देनी है, जैसे आपको पता चल गया कि कुछ मॉलिक्यूल का बंच यहां पर है, कुछ यहां पर है, कुछ यहां पर है, कुछ यहां पर है, और
चूंकि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो ये ऑर्डर्ड पैटर्न आपका पूरे सॉलिड में दिखाई दे रहा होगा। अब आप इन मॉलिक्यूल्स की जानकारी जो देते हैं कि यहां पर कुछ मॉलिक्यूल हैं, इधर कुछ एटम रखे हैं, यहां कुछ एटम रखा है, यहां कुछ एटम रखा है, इसको आप ऐसे किसी को पिक्चर नहीं दिखाते हो इसकी, क्योंकि ये पिक्चर बना पाना तो काफी मुश्किल है। यहां मान लो आपका अमोनिया का मॉलिक्यूल है, इधर भी अमोनिया का मॉलिक्यूल है, तो इसको ऐसे आप नहीं बताते हो। इसको आप ऐसे बताते हो कि यहां पर कुछ है, यहां पर कुछ है, यहां पर कुछ है, यहां पर कुछ है, इस तरह से पॉइंट लगाकर। ठीक है। और जब ये पॉइंट आप लगा देते हो तो जो चीज आपके सामने जनरेट होती है वो कहलाता है क्या, ये जो जनरेट हुआ ये कहलाता है आपका स्पेस लैटिस। मतलब सर, मतलब ये कि सॉलिड के अंदर जहां जहां एटम या मॉलिक्यूल हैं उनको एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करने के बाद जो पूरा चीज आपके सामने आती है उसी को आप कहते हो क्या, स्पेस लैटिस। ठीक है। अब मान लो ये हमने यहां सब, इधर एक एटम था, इधर एक एटम था, ऐसा एटम का अरेंजमेंट था, तो हमने उनकी जगह ऐसे डॉट लगा दिए। ठीक। अब इस स्पेस लैटिस का एक ऐसा सिंपल स्ट्रक्चर जिसको यदि हम बार बार रिपीट करें तो ये पूरा स्पेस लैटिस जनरेट हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। यूनिट सेल एक ऐसा, स्पेस लैटिस का एक ऐसा रीजन है या एक ऐसी सेल है जिसको यदि आप बार बार रिपीट करते जाओगे तो ये पूरे का पूरा स्पेस लैटिस जनरेट हो जाएगा। मतलब सर कहना क्या चाहते हो? चलो मैं आपको इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लो हमने एटम थे हमारे पास ऐसे ऐसे, ठीक है। एक सिंपल सा स्पेस लैटिस में आपको दिखाता हूं, फिर इसकी यूनिट सेल आपको छांटना बताता हूं। जैसे एक स्पेस लैटिस ऐसा है जो ऐसा है, इधर फैला हुआ है खूब इनफाइनाइट दूरी तक, इस साइड में, और इस साइड में भी ये इनफाइनाइट दूरी तक फैला हुआ है। अब मैंने कहा बच्चों इसकी यूनिट सेल बताओ। यूनिट सेल मतलब ऐसा एक एटमों का एक जाल सेलेक्ट करिए जिसको यदि बार बार रिपीट करते जाओ तो ये पूरा स्पेस लैटिस बन जाए। अब आप में से कुछ लोगों को लगेगा कि सर हम ये यूनिट सेल सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐसा। लेकिन बच्चों अगर आपने इस यूनिट सेल को सेलेक्ट किया और इसको एन टाइम रिपीट किया, जैसे ये सेलेक्ट कर ली एक यूनिट सेल और इसी को आपने जस्ट बाजू में रखते चले गए और स्पेस लैटिस बनाने की कोशिश करी, तो आपका तो स्पेस लैटिस ऐसा बन जाएगा। हर जगह पर कितने एटम आपको दिखने लग जाएंगे, दो दो। इसके बाजू में इसको रखोगे, ऐसा तो नहीं एटम के ऊपर एटम प्लेस कर दोगे, आपको तो ऐसा स्पेस लैटिस दिखने लग जाएगा। यानी आपको इस जगह पर जो यूनिट सेल सेलेक्ट करनी चाहिए वो ये यूनिट सेल ना सेलेक्ट करो, आप ये यूनिट सेल सेलेक्ट कर लो तो आपका काम बन जाएगा। इस स्पेस लैटिस की जो यूनिट सेल है वो यूनिट सेल ये होनी चाहिए, ऐसी। इधर आधा एटम, इधर आधा एटम, इधर आधा एटम, इधर आधा एटम। ये यदि आप यूनिट सेल ले लो, इसके बाजू में इसको रखते चले जाओ तो देखो यहां पर क्या आ जाएगा, पूरा एटम आ जाएगा और आपका ये वाला स्पेस लैटिस जो है जनरेट हो जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? तो लॉजिक क्या है, कैसे पकड़ोगे आप इसको कि आपका स्पेस लैटिस जो है उसकी यूनिट सेल क्या है। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं सारी 2D में बात कर रहे हैं, फिर इसको लेकर 3D में आएंगे। अभी अभी 2D में बात कर रहे हैं। तो आप क्या करो, जो आपको स्पेस लैटिस दिखा है, जो दिया गया है, उसमें क्या करो, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाओ। समझ में आया? अगले वाले को भी ज्वाइन करो और ये देखो कि ये जो एक एटम है,
ये वाला जो एक एटम है ये कितनी चीजों से जुड़कर बना है। तो इस तरह के जो दो आपने ये स्क्वायर लिए हुए हैं इनसे जुड़कर ये एटम बना हुआ है। यानी यूनिट सेल में जो इसका भाग जाएगा यानी इसका जो पार्ट यूनिट सेल में प्रेजेंट होगा वो प्रेजेंट होगा 1/2। यानी इस यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। मतलब इस स्पेस लैटिस की यूनिट सेल में आपका एक एटम प्रेजेंट होगा। सर एक बार और रुक जाओ, अभी फिर से बताते हैं। मान लो हमने एक दूसरा केस लिया, देखो जरा सा। मान लो अब की हमने कहा कि हमारा स्पेस लैटिस ऐसा है, हमने एटम को देखा वो ऐसे अरेंज है सॉलिड के अंदर। फिर से हम कह रहे हैं चूंकि हम एक क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बात कर रहे हैं, जो अरेंजमेंट आपको एक छोटे रीजन में दिखाई देगा वही अरेंजमेंट आपको पूरे सॉलिड में दिखाई देगा। ठीक है, अच्छा अब जरा देखो, अब की हमारा स्पेस लैटिस ऐसा है जो इस डायरेक्शन में भी फैला है इनफाइनाइट तक, ऊपर वाले इधर भी ऊपर भी फैला है इनफाइनाइट तक। ठीक है, नीचे भी फैला है इनफाइनाइट तक। ऐसा अरेंजमेंट ऊपर भी है, ऐसा अरेंजमेंट हर जगह पर बिल्कुल सेम टाइप का है ऊपर नीचे। लेकिन अभी स्ट्रक्चर जो है वो पूरा कौन सा है, 2D स्ट्रक्चर चल रहा है। ठीक है, 3D में आएंगे तो स्क्वायर नहीं रहेगा, फिर ये क्यूब हो जाएगा। ठीक, अभी आते हैं उसमें भी आएंगे क्योंकि सारा हमको पढ़ना तो 3D में ही है। अब जरा देखो, यहां पर हमने कहा कि अब ये अरेंजमेंट ऐसे ऐसे में भी है और ऐसे ऐसे में भी है। अब यदि हमने कहा कि ये एटम कितने चीजों से मिलकर बना है, तो आप बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर सोचना है आपको। एक स्क्वायर बना लीजिए। ठीक है, अब ये सोचो कि ये एटम इस तरह के कितने स्क्वायर से मिलकर बन गया होगा। जितनों से मिलकर बना होगा 1/, वो नंबर यूनिट सेल में इसका पार्ट जाएगा। जैसे ये एटम आपको समझ में आ रहा है कि कितनों से मिलकर बना होगा, ये मिलकर बना होगा इस तरह के 4 स्क्वायर से। ठीक, यानी यदि इस पूरे स्पेस लैटिस की यूनिट सेल बनाई जाए जिसको हम इधर इधर ऊपर ऊपर हर जगह रिपीट करें तो ये पूरा स्पेस लैटिस बन जाए, वो यूनिट सेल कुछ ऐसी होगी जहां पर ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहां एक एटम आएगा जिसका कितना पार्ट होगा, 1/4। इधर भी 1/4, इधर भी 1/4। ऐसा एक यूनिट सेल बनेगी आपकी। समझे मेरी बात? जैसे ये वाला बनाने के लिए आप कैसे, ऐसा एक एटम का इतना पार्ट आएगा, एक एटम का इसी तरह से इतना पार्ट आएगा, इसी तरह से इधर वाले में भी इतना पार्ट आएगा, इसी तरह से इधर वाले में भी इतना पार्ट आएगा। ठीक है, तो इसको यदि इस तरह से आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि इस एटम का जो भाग इस यूनिट सेल में जाएगा वो भाग कितना जाएगा, 1/4। आगे बात समझो, यानी नंबर ऑफ एटम इस स्पेस लैटिस की यूनिट सेल में कितने आएंगे, ये आएंगे 1/4 मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है ना, ओके, यहां तो मैंने गड़बड़ कर दी, 2 एटम होंगे भी, आधा आधा एक, आधा आजकल आधा आधा एक होता है, पहले होता था कोरोना से पहले, अब नहीं होता। ये 2 एटम, यहां पर कितने एटम आ जाएंगे, ये एक एटम आ जाएगा इसकी यूनिट सेल के अंदर। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और बड़ा करते हैं और हम लेकर चलते हैं चीजों को 3D के अंदर। अब 3D के अंदर यदि हम इनको देखें, ये जो स्ट्रक्चर है इस टाइप का, यदि इसको आप 3D में लेकर जाओगे तो आपको दिखाई देगा क्या, एक क्यूब। ये तो समझ में आ रहा है?
हमने ऐसा टॉपिक चुना है जो अच्छा है, तो आप जरा समझिएगा इसको बहुत बढ़िया तरीके से। ऐसा, 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 ये हमारा क्यूब आया। ठीक है, अब 3D में हमारे सामने ये अरेंजमेंट है और यहां पर एटम कहां कहां पर लाई कर रहे हैं। ये एटम लाई कर रहे हैं कुछ यहां पर, इस जगह पर। एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है। ठीक है, ये तो पहले थे जब 2D में था। अब चूंकि 3D है तो यहां पर एटम ऐसे हैं, हर कॉर्नर पर इसके एक एक एटम प्रेजेंट है। ठीक है, अब यदि मैं आपसे कहूं बच्चों कि मान लो इस स्पेस लैटिस को 3D में लेकर आए, तो यानी इधर भी होंगे खूब सारे एटम, इधर भी होंगे, ऊपर नीचे, फ्रंट में भी होंगे, बैक में भी होंगे। अब हमने इससे एक सिंपल स्ट्रक्चर यहां निकाला और यहां पर पहुंच गए। अब हमें ये चीज सेलेक्ट करनी है कि इसकी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कितने होंगे। तो देखो बच्चों, यहां होगा क्या, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये वाला एटम इस तरह के कितने क्यूब से मिलकर बना होगा। ये वाला एटम इस तरह के कितने क्यूब से मिलकर बना होगा। जरा आप सोचिए और मुझे बताइए कि ये वाला जो एटम मैंने मार्क किया है, कितने क्यूब इसके आजू बाजू रखे जाएं तो ये वाला एटम बन जाएगा। और जितने क्यूब रखोगे 1/, वो जो नंबर ऑफ क्यूब है वो वैल्यू, मल्टीप्लाई बाई कितनी जगह है यहां पर, 8। ये जो होगा ये होगा नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। किस वाले के अंदर, इसका जो स्पेस लैटिस बना है, जो इधर भी फैला है, जो फ्रंट में भी फैला है, जो ऊपर भी गया है, जो इस साइड में भी गया है, इसकी स्पेस लैटिस में आपका जो यूनिट सेल निकलेगी उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम आएंगे। जल्दी सोचिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अगले वीडियो में। मैं चाहता हूं कि एक बार आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करो, देखो।